शॉर्ट में इस चैप्टर को क्या बोलते हैं बेटा? एग्जेम्प्टेड इनकम। आज की क्लास में हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं? एग्जेम्प्टेड इनकम, वो इनकम जो टैक्सेबल ही नहीं होती, जिनको माफ कर रखा होता है। इसका लॉन्ग नेम बताओ, लंबे में क्या बोलते हैं इसको? इनकम विच डू नॉट फॉर्म पार्ट, इनकम विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम, जो टोटल इनकम का पार्ट बनती ही नहीं, ऐसी इनकम को एग्जेम्प्टेड इनकम बोला जाता है। क्योंकि जो टोटल इनकम का पार्ट बन गई उसके ऊपर तो टैक्स लग जाएगा, और एग्जेम्प्टेड इनकम के ऊपर टैक्स नहीं लगता। इसलिए आज हम कुछ एग्जेम्प्टेड इनकम की बात करेंगे। दो टॉपिक ऐसे हैं जिसके ऊपर हम डिटेल में जाएंगे, और बाकी सारे टॉपिक ऐसे हैं जिसका सिर्फ हमें नाम याद रखना है। पहली बात, सारी एग्जेम्प्टेड इनकम, सारी एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 10 दे रखी होती हैं, अंडर सेक्शन 10। तो याद करने की कोई अलग से सब सेक्शन याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितने भी एग्जेम्पशंस हैं वो अंडर सेक्शन 10 दे रखी हैं। क्या आपको अंडर सेक्शन 10 याद रह जाएगा बेटा? फटाफट बताओ। मेरे को तो इनके बेटा सब सेक्शन भी याद है, लेकिन मैं आपको इस लेवल पे सब सेक्शन के सब सेक्शन याद करना नहीं बोलूंगा। जैसे 10(1) होता है एग्रीकल्चर इनकम का। एग्रीकल्चर इनकम इंडिया में क्या है? माफ है। तो इसका क्या है? 10(1) है एग्रीकल्चर इनकम। फिर 10(2), फिर 10(2)A, फिर 10(3), ऐसे करके 10(10)BB, 10(10)A, इतना कॉम्प्लिकेटेड होता चला जाएगा। तो आपको खाली क्या करना है, ऑब्जेक्टिव में सेक्शंस नहीं आते, ये पता होना चाहिए आपको कि एग्रीकल्चर सॉरी कौन सी इनकम हमारी एग्जेम्प्ट है। तो आपको सेक्शन याद करना है 10, सब सेक्शंस याद नहीं करने हैं, ये ध्यान रखना। सबसे पहला है एग्रीकल्चर इनकम, इंडिया में माफ होती है। इसके आगे मैं वर्किंग नोट लिख देता हूं, और डिस्कसिंग लेटर मैं कल की क्लास में डिटेल में जारी करूंगा इसको, क्योंकि इसके ऊपर मुझे क्वेश्चन भी निकलवाने हैं। तो एग्रीकल्चर को डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसका कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन होता है वो भी हम अलग से डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप इतना याद रखें, किसान कोई कास्ट से नहीं होता। अगर हिंदुस्तान में कोई भी खेती करता है और एग्रीकल्चर इनकम कमाता है तो पूरी की पूरी क्या है? माफ। फटाफट बताएं कि आपको पहला पॉइंट समझ में आ गया? बोले बेटा। बहुत बढ़िया। दूसरा पॉइंट बोलता है कि एचयूएफ है। एचयूएफ क्या होती है? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। इसके जो मेंबर होते हैं, क्या आप बता सकते हैं उनको टेक्निकली क्या बोलते हैं? मेंबर बोलते हैं या को पार्टनर बोलते हैं? एचयूएफ के मेंबर भी बोलते हैं और इनको कई बार को पार्टनर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? एचयूएफ एक सेपरेट एंटिटी होती है। जब ये अपनी इनकम कमाती है तो उस इनकम के ऊपर खुद से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को क्या पे करती है? टैक्स पे करती है। पर ये कमाई गई इनकम फिर बांट देती है किसमें? इनको पार्टनर में, इन मेंबर्स में बांट देती है। जिसमें दिमाग होगा उसको तो समझ में आ चुका होगा। अगर एचयूएफ इस इनकम पे ऑलरेडी टैक्स पे कर चुकी है, ऑलरेडी टैक्स पे कर चुकी है, तो जब यही इनकम दोबारा से इन बंदों में बांटी जाती है तो क्या ये बंदे इस इनकम पे दोबारा टैक्स देंगे? फटाफट बोलो भाई। क्योंकि उस अरे इनकम तो एक ही है, जब ये टैक्स दे चुका है तो ये थोड़ी नहीं देगा, ये क्या हो जाएगा? तो डबल टैक्सेशन हो जाएगा। इसलिए 10(2) के अंदर, 10(2) के अंदर इनको क्या कर दिया? एग्जेम्प्ट कर दिया। और क्या लिखा गया वहां पे? अगर एक मेंबर को अपनी एचयूएफ की इनकम में से कोई हिस्सा मिलता है तो हिस्सा क्या होता है? माफ होता है। फटाफट बताओ, क्या आपको 10(2) समझ में आ गया? यस और नो? सारी एग्जामिशन ऐसे बेटा बहुत आसान आसान है, ऐसे मैं आपको करवाता जाऊंगा, जितना आपका दिल करेगा उतनी हम कर लेंगे। तो मैं सेक्शंस को, सब सेक्शन को यहां से साइड में हटा रहा हूं, आपको सब सेक्शन याद नहीं करने। नेक्स्ट है एक फर्म है। क्या? एक फर्म। ठीक है जी। इसके होते हैं पार्टनर। इसके क्या है? पार्टनर। फर्म ने जो बिजनेस किया, फर्म ने जो बिजनेस करके इनकम कमाई, उस इनकम के ऊपर फर्म टैक्स पे कर चुकी है। अब ये इनकम डिस्ट्रीब्यूट होती है किसको? पार्टनर को। क्या पार्टनर अगेन टैक्स देगा? फटाफट बोलो भाई। क्या पार्टनर अगेन टैक्स देगा? नहीं बेटा, 10(2)A में माफ कर रखा है। ये ऐसा ऐसा चैप्टर है तुम्हारा, एग्जेम्प्टेड इनकम का चैप्टर। फटाफट बताओ, मैंने 3 चीज करवा दी। एग्रीकल्चर इनकम माफ, मेंबर को अगर एचयूएफ से हिस्सा मिलता है माफ, पार्टनर को अगर फर्म से हिस्सा मिलता है माफ। आगे आगे ये कंपनी है बेटा। ये क्या है? कंपनी। हमें इसके क्या? शेयर होल्डर। कंपनी हमें क्या बांटती है? डिविडेंड। क्या बांटती है? डिविडेंड। इस डिविडेंड के ऊपर कंपनी क्या पे कर चुकी है?
डीडीटी। इस डिविडेंड के ऊपर अगर कंपनी टैक्स पे कर चुकी है तो ये डिविडेंड हमारे हाथ में क्या हो जाता है? बोलो यार। माफ। अरे एक ही तो चीज है, इसके ऊपर कंपनी अगर टैक्स पे कर चुकी है तो हम दोबारा पे थोड़ी ना करेंगे। माफ हो जाता है अंडर सेक्शन 1034। 1034 में क्या हो जाता है? माफ हो जाता है। क्या आपको डिविडेंड का पॉइंट समझ में आ गया? यस और नो? हालांकि इसमें एक नया सेक्शन डाल दिया गया है अब, 115 बबडा, बहुत बड़ा डरावना एक्शन, जो ये बोलता है 10 लाख तक ही आपका डिविडेंड ऐसे माफ रहेगा, 10 लाख से ज्यादा कंपनी को भी पे करना पड़ेगा डीडीटी और आपको भी पे करना पड़ेगा टैक्स। वो बात बाद की है, फिलहाल के लिए क्या आपको डिविडेंड का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? यस और नो? 4 एग्जेम्प्टेड इनकम करा चुका हूं बहुत प्यार से एक्सप्लेनेशन के साथ। अब आगे की बात करता हूं, अब आगे की बात कर रहा हूं। अरे कौन आ गया भाई? अगर आपको स्कॉलरशिप मिली है, क्या मिली है बेटा? आपको स्कॉलरशिप मिली है। स्कॉलरशिप किससे मिली है? आपकी एजुकेशन की कॉस्ट को, आपकी एजुकेशन की जो कॉस्ट है उस कॉस्ट को मीट करने के लिए, पूरा करने के लिए आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, यूनिवर्सिटी की तरफ से, कॉलेज की तरफ से, एजुकेशन बोर्ड की तरफ से अगर आपको क्या मिली है? स्कॉलरशिप मिली है, तो क्या इस स्कॉलरशिप पे टैक्स लगता है? फटाफट बोलो बेटा। स्कॉलरशिप मिली तो आपकी इनकम ही आपका खर्चा, फटाफट बताओ। पर इस इनकम पे टैक्स नहीं होता, ये क्या है? एग्जेम्प्ट है। ये भी क्या है? माफ। बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अगर आपको कोई गैलेंट्री अवार्ड मिलता है, गैलेंट्री अवार्ड्स आपको मिलता है, क्या आप मेरे को कोई बता सकता है गैलेंट्री अवार्ड क्या होते हैं बेटा? जब आप आर्मी के अंदर, नेवी के अंदर, एयरफोर्स के अंदर कोई बहादुरी भरा काम करते हैं तो आपको चक्कर वगैरह मिलते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, एक होता है बेटा वीर चक्कर, एक होता है महावीर चक्कर, और एक होता है परमवीर चक्कर। ये अलग अलग बहादुरी पुरस्कार है बेटा, वीर चक्कर, महावीर चक्कर और परमवीर चक्कर। बेटा परमवीर चक्कर अगर किसी को मिला है ना, चाहे वो सेना का सिंपल सिपाही भी क्यों ना हो, राष्ट्रपति भी सामने आएगा और वो चक्कर लगा देखेगा तो सैल्यूट ठोकेगा। प्रधानमंत्री भी अगर उसके सामने आएगा तो उस सिपाही को, प्रधानमंत्री को सैल्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि उस चक्कर की इतनी वैल्यू है। जिसे सिर्फ 2 या 3 लोगों को मिला है परमवीर चक्कर। तो इनके साथ बहुत बड़े अमाउंट में राशि मिलती है, इनकम मिलती है, वो सारी भी क्या है? माफ कर रखी है। क्या कर रखी बेटा? माफ। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? यस सर, नो? यस सर। जब एक बच्चा ये सर बोलता है तो मैं मान के चल रहा हूं बेटा सभी को समझ में आ गई। अगर किसी को समझ में नहीं आई तो मेरे से पूछ ले। गैलेंट्री अवार्ड के बाद हम जिक्र करेंगे गैलेंट्री, वीरता, बहादुरी। सेक्शन बताना है बेटा इसका। सुना नहीं मुझे, क्या बोल रहे बेटा? सेक्शन बताना है। 1010 भी है बेटा। अब इनके आगे के सेक्शन से आपको याद नहीं करने हैं क्योंकि ऐसे बहुत ज्यादा आने वाले हैं, तो इसलिए एक ही सेक्शन याद करना आपको, सेक्शन नंबर 10। एक याद करना आपको डिविडेंड का 1034। एक याद करना आपको सेज का, आगे आएगा 10AA। इनमें से 4 या 5 चुनिंदा ऐसे सेक्शन जो इंपोर्टेंट है बेटा, वो मैं आपको याद करवाऊंगा अलग से। सारे सेक्शन याद करने के चक्कर में तो फंस जाएंगे आप। गैलेंट्री अवार्ड्स के बाद आपको भोपाल गैस, क्या आप लोगों ने सुना बेटा भोपाल में एक बार गैस त्रासदी हुई थी? किसी बच्चे ने सुन रखा है? भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, गैस का विस्फोट हो गया था, बहुत लोग मारे गए थे, बहुत लोग हताहत हुए थे। उस टाइम पे ये त्रासदी है, तो जो लोग इससे इफेक्ट हुए थे उनको पेमेंट दी गई थी। पेमेंट नहीं बोलनी चाहिए, मुझे बोलना चाहिए कॉम्पनसेशन। क्या बोलना चाहिए? कॉम्पनसेशन। फटाफट बताओ, क्या इस कॉम्पनसेशन पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टैक्स लेगा? ये भी क्या कर रखा है? एग्जेम्प्ट। नेक्स्ट, अगर बेटा आपके साथ कोई डिजास्टर हुआ है, आसमानी बिजली गिरी है, बाढ़ आई है,
रेल से आप कट गए हैं, अपनी मर्जी से नहीं, जैसे अभी मजदूर सोते गलती से कट गए थे। अगर कोई डिजास्टर आपके साथ होता है, अकाल पड़ता है, बाढ़ आती है, कोरोना वैश्विक महामारी है, और फिर आप गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करने के लिए अगर कंपनसेशन जारी करती है, तो कंपनसेशन पे क्या टैक्स लगता है? जी नहीं। क्या हो गया? माफ। क्या आपको डिजास्टर की बात समझ में आ गई? डिजास्टर के ओब्लिक में करके जब आप नोट्स बनाओ तो लिख लेना नेचुरल कैलेमिटी। नेचुरल कैलेमिटी, कुदरत की वजह से आपके साथ जो भी तोड़फोड़ होती है। और केदारनाथ में बहुत सारे लोग मारे गए थे बेटा, केदारनाथ के जो लोग मरे थे उनको फिर कंपनसेशन दिया गया था। क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उस कंपनसेशन पे टैक्स लेगा? क्या हो गया वो? माफ। फटाफट बताओ, स्कॉलरशिप एजुकेशन के लिए माफ या टैक्सेबल? गैलेंट्री अवार्ड में सबसे छोटा चक्र कौन सा है? वीर चक्र। उसके बाद महावीर चक्र, महावीर चक्र के बाद परमवीर चक्र से ऊपर कुछ नहीं है। परमवीर चक्र इज द लास्ट ऑप्शन, वीरता के अंदर लास्ट है, इससे ऊपर कुछ नहीं है। भोपाल गैस त्रासदी हो, डिजास्टर हो, नेचुरल कैलेमिटी हो, कोई टैक्स नहीं होता। बताइए, इतनी बात समझ में आ गई तो आगे चलूं। आज की क्लास में कोई तुम्हारा जोर थोड़ी लग रहा है, ये तो इंटरेस्टिंग बातें सुनने में मजा आ रहा है। ऐसे यस सर कह रहे हैं जैसे टूटे पड़े हैं। चलिएगा आगे। कंपनी के एक शेयर होल्डर को डिविडेंड मिला था, तो क्या हो गया था? डिविडेंड माफ हो गया था। पर आपको पता है कुछ लोग कंपनी में पैसा ना लगा के म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं। किसमें लगाते बेटा पैसा? और म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने से उनको शेयर मिलते हैं, यूनिट्स मिलती हैं। और उस यूनिट्स के ऊपर वो क्या पे करती है कंपनी? म्यूचुअल फंड उनको क्या देता है? इंटरेस्ट भरता है। क्या देता है? इंटरेस्ट। इस इंटरेस्ट के ऊपर इस म्यूचुअल फंड ने ऑलरेडी टैक्स पे कर रखा है। क्या कर रखा है? टैक्स पे कर रखा है। तो क्या इस इंटरेस्ट के ऊपर यूनिट होल्डर अगेन टैक्स पे करेंगे? फटाफट बोलो। माफ। चलिएगा। हाँ बेटा बोलो। हम्म। मेच्योरिटी वैल्यू नहीं लगता बेटे, नहीं लगता। आगे चलते हैं। सुकन्या समृद्धि अकाउंट, क्या किसी ने नाम सुन रखा है बेटा? सुकन्या समृद्धि अकाउंट। 8 साल से कम की कन्या लड़की का ही अकाउंट खुलवाया जा सकता है, बाद में खुलवाया नहीं जा सकता। क्या किसी बच्चे को पता ही डबल बेनिफिट देता है? क्या किसी बच्चे को पता है डबल बेनिफिट देता है? जब आप एवरी ईयर में पैसा इस अकाउंट में पैसा डालते हैं, तो डालने पे तो मिलेगी आपको डिडक्शन। जितना पैसा डालेंगे उसकी छूट मिलेगी, टैक्स में से छूट मिलेगी। और मैच्योरिटी पे जब आपको पैसा मिलेगा तो वो पूरी तरफ क्या है? एग्जेम्प्ट है, माफ है। क्या आपको सुकन्या समृद्धि अकाउंट का डबल डिडक्शन समझ में आ गया? अब यस नो की आवाज नहीं करेंगे तो मैं आगे थोड़ी चलूंगा। चलिएगा आगे। सुकन्या समृद्धि का पॉइंट अगर हो गया है तो आगे चलते हैं। आपको अवार्ड मिला है। आपको क्या मिला है? अवार्ड। मैंने गैलेंट्री अवार्ड नहीं बोला बेटा, कोई भी अवार्ड हो सकता है। अवार्ड आपको हो सकता है लिटरेरी वर्क के लिए मिला हो, आपको साइंटिफिक वर्क के लिए मिला हो, रिसर्च के लिए आपको मिला हो, एजुकेशन में आपको मिला हो, आर्टिस्टिक कला के लिए आपको मिला हो। कला में, लिटरेरी में, साइंटिफिक में, रिसर्च में आपको अवार्ड मिला है। वो अवार्ड के साथ आपको अच्छी खासी राशि मिलती है, अमाउंट मिलता है। वो अमाउंट भी आपका क्या है? माफ। क्या बेटे? माफ। उसके ऊपर भी टैक्स नहीं लगता। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? चलिए आगे चलते हैं। एमएलए और एमपी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इन लोगों को बहुत सारे अलाउंसेस मिलते हैं, लेकिन बेटा पता नहीं क्यों ये गरीब भी नहीं है, दुनिया भर के इनके पास पैसे हैं, स्टिल इन सब के सारे अलाउंसेस क्या कर रखे होते हैं? माफ कर रखे होते हैं। ये लोग बोलते हैं हम जनता के सेवक हैं,
हम जनता के सेवक हैं, हम तो सेवा में लगे हुए हैं, सेवा में लगने हैं, तो फिर टैक्स किस नाम का? इसलिए इन्होंने अपना खुद ही माफ करवा लिया। ध्यान रखिएगा, एमएलए एमपीज को जितने भी अलाउंसेस एंड प्रिक्विजिट्स मिलते हैं वो सारे के सारे क्या हैं? बोलो। माफ। चलिएगा, एमएलए एमपी की बात हमने कर ली, आगे की बात हम करते हैं। आगे की बात हम करते हैं। क्या आप लोगों ने स्केड्यूल्ड ट्राइब का नाम सुन रखा है? स्केड्यूल्ड ट्राइब क्या होते हैं, बता सकते हैं? जैसे बेटा कास्ट में होता है ना, कोई एससी है एसटी है तो उसको पिछड़ा वर्ग बोलते हैं, ऐसे ही एरिया वाइज भी होते हैं। बहुत सारे एरिया हिंदुस्तान में बैकवर्ड एरिया हैं, बैकवर्ड, जिनको स्केड्यूल्ड ट्राइब बोला जाता है। तो हमारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है आप इन इन पिछड़े एरिया में इन्वेस्टमेंट कीजिए। क्या करें? इन्वेस्टमेंट करें। जो नोटिफाई कर रखें गवर्नमेंट ने, उस इन्वेस्टमेंट करने से जो आपको इनकम मिलेगी क्या हो जाएगा? माफ। कोई मुझे बता सकता है ये माफी क्यों दे रखी है? ऐसा क्यों किया गया? शाबाश। अगर ये बैकवर्ड एरिया में पैसा लगेगा तो ट्रांसपोर्टेशन खुलेगा, ट्रांसपोर्टेशन खुलेगा तो मेडिकल्स बनेंगे, मेडिकल्स बनेंगे, मॉल आएंगे तो फिर डेवलपमेंट होगी। इसलिए यहाँ पे ये माफ दे रखी कि आप वहां पैसा लगाइएगा, आपसे कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। लेकिन स्टिल वहां पे लोग पैसा लगा के खुश नहीं होते, क्योंकि बेटा वहां रिटर्न नहीं आता, वहां काम नहीं चलता। चलिए आगे की बात करते हैं। आपकी स्केड्यूल्ड ट्राइब की अगर बात होगी तो क्या आपने स्टेट ऑफ सिक्किम सुन रखा है? स्टेट ऑफ सिक्किम। बेटा सिक्किम स्टेट के लिए हमारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में स्पेशल स्पेशल माफी है, और गजब की माफी है। गजब की माफी है। बेटा ये कहते हैं स्टेट ऑफ सिक्किम में कुछ भी कमाई, एनी सोर्स, ओ माय गॉड, एनी सोर्स का मतलब है आप सिक्किम में जाके, आप नहीं, सॉरी मैं गलत बोल गया, आप नहीं, सिक्किमिज, जो सिक्किम स्टेट में पैदा हुआ है वहीं का जो बंदा है सिक्किमिज, वहां चाहे बिजनेस एंड प्रोफेशन करे, चाहे वो सैलरी पे जाए, चाहे अदर सोर्स करे, चाहे कैपिटल गेन करे, चाहे हाउस प्रॉपर्टी करे, और कितना भी कमाए, कितना भी कमाए, सारा माफ, सारा माफ, कोई टैक्स नहीं होता। बताओ ऐसा क्यों है भाई? वो बैकवर्ड है बेटा, वो पुअर है, वहां का इंफ्रा ठीक नहीं है, वो सबसे पीछे रह गया है, उसको आगे लाने के लिए कितनी बड़ी रिलीफ दे रखी है। वहां के लोग कुछ भी करें, कुछ भी कमाएं, नो टैक्स, सारा का सारा पैसा आपका। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? केस स्टडी सुन लो इसकी एक। अगर कोई सिक्किमिज लड़की नॉन सिक्किमिज से शादी कर लेती है, नॉन सिक्किमिज से शादी करके, जैसे बेटा मेरे को जब इस बात का पता लगा कि सिक्किम में टैक्स नहीं है, तो मैंने वहां की किसी लड़की को उलझा लिया, और वहां की लड़की को उलझा के मैंने शादी कर ली, और मैं भी वहीं रहने लग गया, वहीं रहने लग गया, तो मुझे माफी नहीं मिलेगी, मुझे माफी नहीं मिलेगी। नॉन सिक्किमीज के संपर्क में आते ही आपकी माफी कट जाएगी। समझे या नहीं? लड़की की इंडिविजुअल इनकम पे टैक्स नहीं लगेगा, नॉन सिक्किमीज जो मैंने जो भी कमाया है वो सारा का सारा क्या रहेगा? टैक्सेबल रहेगा। अब सवाल आता है हमारे बच्चे का क्या होगा? सिक्किमिज से शादी करके बच्चा सिक्किम में पैदा हुआ है तो वो सिक्किमिज ही माना जाएगा। बच्चा जो भी कमाएगा वो उसको क्या रहेगा? माफ। डंडा किसके ऊपर बरस रहा है? सिर्फ मेरे ऊपर, क्योंकि मैं कौन हूं? बोलो। अच्छा केस को रिवर्स करते हैं। ये जो सिक्किमिज है ये मेरे से हरियाणा में आके शादी कर लेती है, हरियाणा में आके शादी कर लेती है, और रहती नहीं, अब सिक्किम में रहती नहीं, अब हरियाणा में जो कमा रही है, क्या इसको टैक्स में माफी मिलेगी? इसको रगड़ देंगे यहाँ पे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहेगा सिक्किम गया भाड़ में, हमें क्या चाहिए? टैक्स चाहिए। क्या आपको सिक्किम की बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। बहुत 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 बढ़िया। चलिएगा, हम बात करते हैं सेज की। क्या आप लोगों ने सेज का नाम सुन रखा है? सेज फुल फॉर्म बताओ। स्पेशल इकोनॉमिक जोन।
बैकवर्ड स्टेट को ऊपर उठाने के लिए सबसे जबरदस्त कदम होता है, बैकवर्ड स्टेट को ऊपर लाने के लिए सबसे अच्छा कदम होता है उसको क्या बना दो, सेज बना दो। क्या बना दो, सेज, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन अगर कोई इंटरव्यू में आपसे पूछे तो आपको बताना है, एक सेकेंड, कोई आपसे इंटरव्यू में पूछता है कि सेज क्यों बनाए जाते हैं, तो आपको पता है बेटा क्या जवाब देना है? दो ऑब्जेक्टिव होते हैं इसलिए सेज बनाया जाता है। पहला ऑब्जेक्टिव बैकवर्ड स्टेज को, बैकवर्ड जो जगह है उसके अंदर ग्रोथ होनी चाहिए, और दूसरा एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए, एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए क्या बनाया जाता है, सेज बनाया जाता है। बेटा सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर जितनी भी कंपनी लगाई जाती है उन सभी को क्या बोला जाता है, तुम्हें ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, एक्सपोर्ट करना है, और एक्सपोर्ट करके क्या कमाना है, फॉरेन करेंसी। क्या कमानी है, फॉरेन करेंसी। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? बोलो। अब सेज में जो आपको माफी मिलती है, फर्स्ट पहले 5 साल, नेक्स्ट 5 साल, नेक्स्ट 5 साल, 15 साल तक छूट मिलती है आपको सेज के अंदर अगर आप काम करते हैं। पहले 5 साल आपका 100% प्रॉफिट माफ होता है, अगले 5 साल आपका 50% प्रॉफिट माफ होता है, अगले 5 साल आपका 50% माफ तो होता है, लेकिन ये कंपेयर होता है किसके साथ, आपने रिजर्व में कैसे कितना पैसा डाला है। सेज का एक रिजर्व होता है, सेज रिजर्व। इस रिजर्व में आपने कितना पैसा डाला है उसके साथ कंपेयर होता है। अगर रिजर्व में आपने पैसा 40% डाला है तो छूट 50 की नहीं मिलेगी, आपको 40 की मिलेगी। रिजर्व में आपने अगर 60% डाला है तो छूट 60 की नहीं मिलेगी, 50 की मिलेगी। कह सकते हैं विच एवर इज लोअर। सेज में जो कंपनी होती है उसको तीन पांच 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 तीन स्टेज में छूट मिलती है 15 साल तक। पहले 5 साल फुल्ली 100%, अगले 5 साल 50%, और अगले 5 साल 50%, और रिजर्व में जो ट्रांसफर किया उसका लोअर की छूट मिलेगी। कि आपको सेज की छूट कितनी कितनी मिलती है, ये समझ में आ गया? पक्की बात? बहुत बढ़िया। चलिए एक या दो पॉइंट रहता है उसको और बता देता हूं, फिर कल की क्लास में इस चैप्टर को पूरा करेंगे। क्या आपको पता है कुछ एम्बेसी का नाम सुन रखा आपने? एम्बेसी क्या होती है, एम्बेसी? जितने भी फॉरेन कंट्री की एम्बेसी हैं जो इंडिया में काम कर रही हैं, अब यूएस है, अमेरिका है, जर्मनी है, इन लोगों के, इन इन जो कंट्रीज हैं इनके नुमाइंदे इंडिया में बैठे हैं, और इंडिया में बैठ के उनको रेम्युनरेशन मिलता है, या कोई भी अलाउंस मिलता है, या कोई भी वो इनकम कमाते हैं। ध्यान दे बेटा, एम्बेसी वाले बंदे जो भी इनकम कमाते हैं उस इनकम पे टैक्स नहीं लगता। वो क्या होती है, बोल के बताओ क्या होती है? कल की क्लास में हम डिटेल करेंगे एग्रीकल्चर का कॉन्सेप्ट, बहुत छोटा और आसान कॉन्सेप्ट है। सेज का एक क्वेश्चन कराऊंगा, और कुछ छोटी मोटी एग्जामेशन जो बचती हैं वो कराऊंगा। बधाई हो, आप लोगों ने इतनी शिद्दत के साथ समझा। आपका एग्जेम्प्टेड इनकम का चैप्टर कल नीट एंड क्लीन स्टडी मेट से सारा पूरा हो जाएगा। बताइए इस चैप्टर में क्या मुश्किल थी? एक बार देख लिया, एक बार सुन लिया, जिंदगी भर के लिए याद हो जाता है ये चैप्टर ऐसा है। और स्टिल मैंने इसकी क्या कर दी है, रिकॉर्ड कर दी है। तो मैं इस रिकॉर्डिंग को यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत है तो आप इसको दोबारा एक बार सुन लीजिएगा। समझ में आ गया? आज के लिए काफी। चलिएगा, करते हैं मीटिंग को ओवर। जो भी हो जाऊं, जो
ओ लावड़े गालू साइड में फर्नीचर का नया शोरूम बनाया था। उसने पीछे का शोरूम किराए पे ले रखा था। उसी के रसगुल्ले, उसी की चाट पापड़ी, उसी के समोसे, सब कुछ उसी का। पूरे सेंटर का न्योंदा दे रखा था उसने। पूरे सेंटर का इनविटेशन था। उसने डीजे लगवा रखा था। उसका डीजे जब बच गया था कुछ घंटे के लिए, बालक उठा के ले रहे थे। अपना एक सिंगल रुपया नहीं था ना, अपना प्रोग्राम कराया। यह बात पूरे कलानौर ने बेरा है कि पूरा सेंटर रोटी खा के आया था। अपने सेंटर पे जस्ट जस्ट एक दुकान आ गई। वो शोरूम आज भी खुल रहा है, बंद को नहीं हुआ है। फर्नीचर का पूरा शोरूम है। या उसकी पार्टी थी, अपनी कोई पार्टी कौन थी गंडवा। कोई भी बात बहन जो फील करने से पहले बूझ लिया कर गांड के बाल। जब मेरा पटेगा कि मामला है कि नहीं। सारा सेंटर पड़ के खा का आया दूसरे के रसगुल्ले। एक सिंगल रुपए का भी अपना को नहीं था ना, बेरा होता था। और बात रही कुलिया का बुलाने की, तो रोज इतनी मीटिंग होया कर दी। कुलिया के चूतड़ पाट जाते। अगर मीटिंग में बुला लिया तो आज प्रिमल के लिए यहाँ जाना है, आज प्रिमल के लिए वहां जाना है, आज प्रिमल के लिए वहां जाना है। छक के बैठ जाता अपना घर। हाँ, कदे चक्कर आवरत नहीं इस बात में। दोबारा आईसीएस कदे खुले है तो सारी मैनेजमेंट तेरा हाथ में संभाल के दिखा दूंगा कि है आईसीएस और के इसमें बचत है। कह दिया भाई साहब 1 मिनट में तन्ने तो। दोस्ती दोस्ती बड़ी घंटा में, जितनी दोस्ती मन नहीं पाऊँ उतनी तो तम नहीं मानते भी को नहीं। बिजी, प्लीज ट्राई लेटर। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है, कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें।